थोड़ा दोस्तों चलिए हेगल के बारे में पढ़ते हैं। तो हेगल का जो टाइम पीरियड रहा है वो 1770 से 1831 के बीच में रहा। हेगल का जन्म 1770 में जर्मनी के स्टुटगार्ट नामक नगर में हुआ था। हेगल जर्मनी की आदर्शवादी परंपरा से प्रभावित थे और हेगल जो है तो प्रूशिया के, उस समय जर्मनी प्रूशिया के नाम से जाना जाता था, कि ऑफिशियल फिलोसफर रहे हैं, ऑफिशियल फिलोसफर भी रहे हैं, ये भी याद रखिएगा। तो हेगल जर्मनी की आदर्शवादी परंपरा से प्रभावित थे। जर्मनी के प्रसिद्ध आदर्शवादी विचारक कांट ने द क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन 1881 में नामक रचना लिखी। जर्मनी के अन्य आदर्शवादी विचारक फिक्टे एंड सेलिंग। हेगल ने द फिनोमिनोलॉजी ऑफ स्पिरिट, ये 1807 में लिखी, फिनोमिनोलॉजी ऑफ स्पिरिट 1807 में। और उन्होंने 1821 में एलिमेंट ऑफ फिलॉसफी ऑफ राइट नामक रचना लिखी। हेगल पर जर्मन कवि हर्डर के विचारों का भी प्रभाव रहा। हर्डर के अनुसार जर्मनी प्रारंभ से ही राष्ट्र रहा है और जर्मनी राष्ट्र की यह आत्मा स्वयं को एक राज्य के रूप में भी संगठित करना चाहती है। हेगल के समय का जर्मनी सामंतवादी व्यवस्था यानी फ्यूडल सिस्टम पर बेस्ड था तथा जर्मनी पर औद्योगिक क्रांति का प्रभाव नहीं था। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन अभी जर्मनी में नहीं आया था हेगल के समय तक। जर्मनी स्वार्थवाद और प्रांतीयतावाद का शिकार था। तो ये काइंड ऑफ रीजनलिज्म की फीलिंग से, और रीजनलिज्म यहाँ पर व्याप्त था और सेल्फ इंटरेस्टेड लोग रहते थे तथा जर्मनी को ब्रिटेन, फ्रांस एवं स्पेन जैसे शक्तिशाली राज्यों से खतरा था। हेगल का मूल उद्देश्य जर्मनी की एकता निर्मित करना था तथा जर्मनी को एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाना था। राज्य की प्रकृति आंगिक है यानी ऑर्गेनिक है। राज्य धरती पर ईश्वर का अवतार है। तो स्टेट इज अ मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। स्टेट इज मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ, फेमस स्टेटमेंट है इसका, हेगल का। उसके विचार में राज्य नैतिक संकल्पना है। तो राज्य एक मोरल या इथिकल इंस्टीट्यूशन है। हेगल के अनुसार राज्य का एक स्वयं का व्यक्तित्व है। तो स्टेट की अपनी स्वयं की एक पर्सनालिटी होती है, राज्य की स्वयं की एक पर्सनालिटी होती है। उसके विचार में राज्य एक साध्य है। तो राज्य एक राज्य एक एंड है। फिर हेगल के अनुसार राज्य का मूल कार्य नागरिक समाज को नैतिक निर्देश देना है। हेगल ने राज्य को सर्वोच्च संगठन माना है और राज्य से उच्चतर और महत्वपूर्ण कोई संगठन नहीं हो सकता। इसलिए हेगल राष्ट्रवादी है, अंतरराष्ट्रीयतावादी नहीं। राज्यों को इतना महत्व स्थान देने के कारण ही हेगल को फांसीवादी विचारकों का प्रणेता कहा जाता है। हेगल का एक प्रसिद्ध कथन है कि तार्किक ही वास्तविक है और वास्तविक ही तार्किक है, यानी रियल इज रैशनल एंड रैशनल इज रियल। रियल इज रैशनल एंड रैशनल इज रियल। जो मुक्ति मूलक है वह वास्तविक है तथा जो वास्तविक है वह मुक्ति मूलक है। तो whatever is real is rational and whatever is rational that is real। चिंतन पद्धति क्या है? तो ये डायलेक्टिकल मेथड की भी है ना, इनकी भी पद्धति है डायलेक्टिकल मेथड। हेगल पहले विचारक हैं जिन्होंने राजनीति का अध्ययन इतिहास के माध्यम से किया तथा इतिहास के दर्शन का निर्माण किया। उसने वाद प्रतिवाद संवाद के माध्यम से व्यक्ति, समाज, राज्य एवं इतिहास सभी के विकास का विश्लेषण किया। वाद से प्रतिवाद के विकास का मूल आधार विरोध है। संवाद में वाद प्रतिवाद दोनों में अच्छे तत्वों का समन्वय होता है, इसलिए संवाद वाद विवाद दोनों से श्रेष्ठ है। यह विकास प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक जर्मनी राष्ट्र राज्य में ईश्वर का अवतरण नहीं होगा। हेगल के अनुसार परिवारवाद है बुर्जुआ समाज, प्रतिवाद है राज्य संवाद। तो जो हेगल हैं वो क्या कहते हैं कि सबसे पहले थेसिस होता है, थेसिस, उसका कोई एंटीथेसिस होता है, एंटीथेसिस।
तो फॉर एग्जाम्पल, शुरू में लोगों का मानना था कि अर्थ इज फ्लैट, अर्थ फ्लैट है, और एक समय ऐसा आएगा कि एक स्थिति मतलब ऐसी आएगी कि अगर ज़्यादा आगे जाएंगे तो हम लोग गिर जाएंगे। तो ये थेसिस था। फिर एक एंटी थेसिस बना जब काइंड ऑफ इनलाइटनमेंट का पीरियड आया, तो एंटी थेसिस डेवलप हुआ कि अर्थ गोल है या अर्थ काइंड ऑफ अर्थ गोल है, अर्थ राउंडेड है या गोल है। लेकिन सिंथेसिस क्या बना, सिंथेसिस क्या बना कि अर्थ ना तो गोल है और ना ही फ्लैट है, ये काइंड ऑफ ज्वाइड आकार की है, ज्वाइड आकार की है, और ये अपने जो ध्रुव है वहां पर चपटी हुई है, ये सिंथेसिस बना। तो दोनों ये विचार थेसिस और एंटीथेसिस सिंथेसिस में तब्दील हो गए, और ये प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक वास्तव में पता नहीं चल जाता कि अर्थ का आकार कैसा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कभी ये खोज से पता चला कि अर्थ ना तो चपटी है, ना ही गोल है, ना ही अपने ध्रुवों पर उभरी हुई है, इसका कोई अलग ही आकार है, तो ये काइंड ऑफ फिर थेसिस बनेगा, थेसिस बनेगा, और फिर से एंटीथेसिस डेवलप होगा, और इस प्रकार ये प्रक्रिया चलती रहेगी। कब तक चलेगी? जब तक एक यूनिवर्सल आइडिया उत्पन्न नहीं हो जाता, ऐसा हेगल मानते हैं। हेगल के अनुसार राज्य का विकास, तो हेगल ने वाद विवाद की डायलेक्टिकल जो प्रोसेस है का प्रयोग करते हुए राज्य के विकास को परिभाषित किया। हेगल के अनुसार राज्य का विकास परिवार से प्रारंभ होता है, तो राज्य का जो विकास है वो फैमिली से स्टार्ट होता है, फैमिली से, परिवार से नागरिक समाज, और नागरिक समाज से राज्य का विकास होता है। हेगल के अनुसार परिवार का मूल तत्व प्रेम है, प्रेम तथा स्नेह होते हैं, एवं यह व्यक्तिगत परार्थवाद का क्षेत्र होता है, जबकि नागरिक समाज का मूल तत्व स्वार्थ और प्रतिस्पर्धा होती है तथा यह सार्वभौमिक स्वार्थवाद का क्षेत्र होता है। राज्य में परिवारवाद का परार्थवाद यानी अल्ट्रुइज्म का तत्व होता है तथा नागरिक समाज का सार्वभौमिकता का तत्व दोनों सम्मिलित होते हैं। तो राज्य में परिवार का अल्ट्रुइज्म होता है यानी परार्थवाद होता है, और नागरिक समाज का सार्वभौमिकता का तत्व दोनों सम्मिलित होते हैं। कहाँ? राज्य में। तो राज्य सार्वभौमिक परार्थवाद है यानी यूनिवर्सल अल्ट्रुइज्म पेश करता है। कौन? राज्य। राज्य का विकास तो पहले परिवार जहाँ पर प्रेम और स्नेह होता है, अल्ट्रुइज्म होता है राज्य में, व्यक्तिगत परार्थवाद यानी इंडिविजुअल अल्ट्रुइज्म, नागरिक समाज स्वार्थवाद एवं प्रतिस्पर्धा, फिर सार्वभौमिक स्वार्थवाद। तो यहाँ पर अब यूनिवर्सल अल्ट्रुइज्म का कॉन्सेप्ट उत्पन्न होता है, नागरिक समाज की संकल्पना। तो हेगल पहले विचारक हैं जिन्होंने नागरिक समाज और राज्य के मध्य स्पष्ट विभाजन किया है। हेगल के अनुसार नागरिक समाज के द्वारा प्रशासनिक, न्यायिक एवं वैधानिक कार्य संपादित होंगे। ईश्वर की जगह सार्वभौमिक आत्मा शब्द का प्रयोग किया है, तो यूनिवर्सल स्पिरिट का उपयोग किया है, वर्ड का उपयोग किया है किसने? हेगल ने, इन प्लेस ऑफ गॉड के स्थान पर। राज्य और नागरिक समाज के मध्य क्या संबंध है? तो हेगल के अनुसार राज्य और नागरिक समाज के मध्य परस्पर पूरक और विरोधाभासी दोनों प्रकार के संबंध होते हैं। परस्पर पूरक इसलिए कि नागरिक समाज के बिना राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। नागरिक समाज में ही प्रशासनिक, विधायी एवं न्यायिक कार्य संपन्न किए जाते हैं। विरोधी इसलिए कि नागरिक समाज प्रतिस्पर्धा और स्वार्थ का क्षेत्र है, जबकि राज्य पूर्ण नैतिकता और सार्वभौमिक परार्थवाद का क्षेत्र है। युद्ध की संकल्पना, तो हेगल ने युद्ध को नैतिक माना है और युद्ध को अवैक्तिक माना है। तो हेगल युद्ध को इथिकल मानते हैं और युद्ध को इम्पर्सनल भी मानते हैं, इम्पर्सनल। स्वतंत्रता, तो हेगल ने व्यक्तिवादी उदारवादी विचारों को पूर्णतः अस्वीकार कर दिया। राज्य की आज्ञा का पालन करना ही स्वतंत्रता है। तो व्हेन यू ओबे द ऑर्डर ऑफ द स्टेट और द डिक्टेट्स ऑफ द स्टेट यू आर फ्री। यह विचार हेगल ने अपनी रचना एलिमेंट ऑफ फिलॉसफी ऑफ राइट 1821 में दिया। अतः हेगल की स्वतंत्रता सकारात्मक है। तो ये पॉजिटिव फ्रीडम की बात करते हैं, हेगल ने स्वतंत्रता की मांग के कारण 1779 की फ्रांसीसी क्रांति की कड़ी आलोचना की।
अतः स्वतंत्रता का अभिप्राय सामाजिक कर्तव्यों के रूप में है तथा व्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षण और व्यक्ति समाज की वैधानिक और नैतिक संस्थाओं के द्वारा की जाती है। तो इसको एक बार फिर से पढ़ते हैं कि स्वतंत्रता का अभिप्राय क्या है, सामाजिक कर्तव्यों के रूप में है। स्वतंत्रता का अभिप्राय सामाजिक कर्तव्यों के रूप में है तथा व्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षण और वृद्धि समाज की वैधानिक और नैतिक संस्थाओं के द्वारा की जाती है। हीगल ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता का विरोध किया। तो ये इंडिविजुअल फ्रीडम या इंडिविजुअल लिबर्टी का ये विरोध करते हैं कौन, हीगल। शासन प्रणाली कैसी रहेगी, तो हीगल ने संवैधानिक शासन प्रणाली का समर्थन किया है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट की बात करते हैं। फिर संवैधानिक राजतंत्र का समर्थन किया है। हीगल के अनुसार संविधान का निर्माण ईश्वर की देन है, मानव निर्मित संस्था नहीं। संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन ये ईश्वर की देन है ना, गॉड गिफ्टेड है ना, गॉड द्वारा क्रिएट किया गया है ये, है ना, ह्यूमन मेड इंस्टीट्यूशन नहीं, ह्यूमन मेड इंस्टीट्यूशन नहीं। नौकरशाही पर विचार, तो हीगल ने व्यवहारिक रूप में शासन का संचालन करने के लिए नौकरशाही का विचार दिया। हीगल ने नौकरशाही को सार्वभौमिक वर्ग की संज्ञा दी। नौकरशाही के वर्ग में वे लोग सम्मिलित होंगे जिनमें कुछ जन्मजात गुण होंगे तथा उन्हें प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो इसमें महत्वपूर्ण रचनाएं हैं द एलिमेंट ऑफ फिलॉसफी ऑफ राइट, द एलिमेंट ऑफ फिलॉसफी ऑफ राइट 1821 में, लेक्चर्स ऑन द फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री, लेक्चर्स ऑन द फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री 1857, द फिनोमिनोलॉजी ऑफ स्पिरिट और द फिनोमिनोलॉजी ऑफ माइंड ये 1807 में आती है। द साइंस ऑफ लॉजिक 1816 में, द साइंस ऑफ लॉजिक, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसॉफिकल साइंसेस, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसॉफिकल साइंसेस ये 1817 में बुक आती है। द जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन 1802 में, लेक्चर्स ऑन एस्थेटिक्स, लेक्चर ऑन एस्थेटिक्स ये 1818 में आती है, लेक्चर ऑन एस्थेटिक्स। लेक्चर ऑन द फिलॉसफी ऑफ रिलीजन ये 1827 में आती है, लेक्चर ऑन द फिलॉसफी ऑफ रिलीजन। तो चलिए दोस्तों, हीगल को एक ओवरव्यू ले लेते हैं। तो ये जर्मन फिलोसफर रहे हैं और इन्होंने मॉडर्न आइडियलिज्म के कॉन्सेप्ट को डेवलप किया है और इन्होंने एक डायलेक्टिकल स्कीम डेवलप किया है जिसके माध्यम से हिस्ट्री के प्रोग्रेस को देखा जाता है। और हीगल क्या बोलते हैं कि हिस्ट्री के मूविंग फोर्स क्या है, तो हीगल का मानना है कि आइडिया इज द मूविंग फोर्स ऑफ हिस्ट्री। फिर जो हीगल है वो किस प्रकार से डायलेक्टिक्स को अप्लाई करते हैं, तो हीगल दोस्तों जो डायलेक्टिक्स का एप्लीकेशन है वो 3 लॉज के माध्यम से करते हैं। कौन कौन से, यूनिटी ऑफ अपोजिट्स, यानी हीगल का मानना था कि अगर कोई आइडिया एग्जिस्ट कर रहा है तो ये जरूरी है कि उसका एक कॉन्ट्राडिक्टरी आइडिया एग्जिस्ट करेगा। तो फॉर एग्जांपल अगर रात है तो दिन एग्जिस्ट करेगा, अगर इविल है तो गुड एग्जिस्ट करेगा। तो हर आइडिया के पीछे एक कॉन्ट्राडिक्टरी आइडिया होगा। तो अगर थेसिस है तो एंटीथेसिस जरूर होगा, तो फॉर एग्जांपल कोल्ड वार के दौरान जो कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म के बीच काइंड ऑफ थेसिस और एंटीथेसिस चल रहा था, एक द्वंद्व युद्ध चल रहा था। अल्टीमेटली क्या हुआ, 1991 में यूएसएसआर का कोलैप्स हो गया और अल्टीमेटली फ्रांसिस फुकुयामा क्या कहते हैं, एंड ऑफ हिस्ट्री यानी यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस ऑफ लिबरलिज्म। तो लिबरलिज्म की जीत हो गई, यानी कैपिटलिज्म की जीत हो गई और 1991 के बाद लगभग सभी देशों ने एलपीजी मॉडल को एक्सेप्ट कर लिया। तो ये काइंड ऑफ एक सिंथेसिस के रूप में डेवलप हुआ। लेकिन क्या ये समाप्त हो गया है, ये जो द्वंद्व है, ये द्वंद्व युद्ध क्या ये समाप्त हो गया है? नहीं। अब फिर से जब 2008 की क्राइसिस आई है ना, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के माध्यम से फिर से एक डिबेट उठी है और अब जो ये काइंड ऑफ सिंथेसिस था वो थेसिस बन चुका है और एक नया एंटीथेसिस डेवलप हो गया है और अल्टीमेटली कुछ समय बाद एक नया आइडिया आएगा जो कि सिंथेसिस के रूप में डेवलप होगा। तो जब तक ये द्वंद्व कब तक चलता रहेगा, जब तक एक फाइनल आइडिया नहीं मिल जाता है। और हीगल स्टेट को फाइनल आइडिया मानते हैं, हीगल स्टेट को फाइनल आइडिया मानते हैं। तो
पहला जो काइंड ऑफ उनका जो रूल है या लॉ है, यूनिटी ऑफ अपोजिट। तो किसी भी आइडिया के पीछे एक विपरीत आइडिया होता है और निगेटिविटी गेट्स निगेटेड। तो इस केस में कम्युनिज्म, फॉर एग्जांपल अगर इसको एक निगेटिविटी की तरह ट्रीट किया जाए तो ये निगेट हो गया, तो निगेटिविटी गेट्स निगेटेड। और क्वालिटी, लास्ट जो प्रिंसिपल है, क्वांटिटी चेंजेस इनटू क्वालिटी। तो क्वांटिटी अल्टीमेटली क्वालिटी में तब्दील हो जाएगी। तो जब सिंथेसिस डेवलप होगा तो एक हायर आइडिया, एक हायर गुड डेवलप होगा, और यही क्वांटिटेटिव चेंजेस इनटू क्वांटिटी चेंजेस इनटू क्वालिटी होगा। तो यही हेगल बताते हैं कि एक डायलेक्टिकल स्कीम के माध्यम से उन्होंने प्रोग्रेस ऑफ हिस्ट्री की बात करते हैं, और थेसिस से एंटीथेसिस डेवलप होगा और अल्टीमेटली सिंथेसिस डेवलप होगा। डायलेक्टिकल मेथड कंट्राडिक्टरी प्रोसेस पर रिलाई करता है ना। दो अपोजिट आइडिया होंगे तभी डायलेक्टिकल मेथड चल सकता है। अगर कोई कंट्राडिक्टरी आइडिया ही नहीं है, दिन का रात नहीं है, एविल का गुड नहीं है, तो फिर डायलेक्टिक्स करने का क्या मतलब है ना। तो अगर हमें किसी आइडिया को समझना है, अगर हमको दिन को समझना है तो हमको रात को जानना पड़ेगा, अगर हमको राम को जानना है तो हमें रावण को जानना होगा। तो आइडिया कैन नेवर बी अंडरस्टूड विदाउट अंडरस्टैंडिंग इस कंट्राडिक्शन। तो अगर हमें किसी आइडिया को जानना है तो उसके कंट्राडिक्शन को जानना आवश्यक है। और ह्यूमन हिस्ट्री का जो डेवलपमेंट है वो प्रोग्रेस का डेवलपमेंट है, और अल्टीमेटली क्या होगा, प्रोग्रेस के माध्यम से एक ग्रेटर आइडिया है ना, ह्यूमन काइंड एक ग्रेटर आइडिया की तरफ मूव करेगी। हेगल के अनुसार स्टेट यूनिवर्सल अल्ट्रुइज्म को रिप्रेजेंट करता है, सिविल सोसाइटी एक सिस्टम ऑफ नीड है, और जो ब्यूरोक्रेटिक क्लास है, जो नौकरशाही क्लास है, वो यूनिवर्सल क्लास है, सार्वभौमिक क्लास है। ये स्टेट को हेगल एक ऑर्गेनिज्म की भांति देखते हैं, जिसमें से है ना, जिसके ऊपर है ना, जिसके पास हाईएस्ट राइट होता है इंडिविजुअल के ऊपर, और किसी भी इंडिविजुअल की जो हाईएस्ट ड्यूटी होती है वो स्टेट के मेंबर बने रहने में होती है। तो उनका एक फेमस स्टेटमेंट है कि स्टेट इज मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। अकॉर्डिंग टू हेगल वार इज नॉट रिगार्डेड एज इविल। तो हेगल वार को इविल की तरह नहीं देखते हैं, बल्कि एक वर्चू की तरह देखते हैं, और उनका मानना है कि इट इफेक्टिवली डिस्प्ले आयरनी ऑफ डिवाइन एरिया। तो ये डिवाइन एरिया की आयरनी को दिखाता है, और ये जो सेल्फिश यूगोइज्म है उसको डिस्ट्रॉय करता है, और यूनिवर्सल अल्ट्रुइज्म को क्रिएट करता है कौन, वार। तो वार में हम लोग अपने जो सेल्फिश इंटरेस्ट है उसको भूलकर एक ग्रेटर आइडिया यानी अपने देश को बचाने के लिए प्रयत्न करते हैं, और यूनिवर्सल अल्ट्रुइज्म के कॉन्सेप्ट को डेवलप करते हैं। मेन वर्क क्या क्या है हेगल के, द फिनोमिनोलॉजी ऑफ स्पिरिट, ये 1807 में आती है, फिनोमिनोलॉजी ऑफ स्पिरिट। साइंस ऑफ लॉजिक 1812 से 1818 के बीच में लिखी गई। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसॉफिकल साइंसेस 1817 में। एलिमेंट ऑफ फिलोसफी ऑफ राइट 1821 में, और फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री 1831 में आती है।